नमस्कार, स्वागत है आपका एजुएट लर्निंग चैनल पर। इस सीरीज में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास को। आज के इस लेक्चर में मैं ब्रीफली उन सभी घटनाओं का जिक्र करूंगा जो वर्ष 1857 1857 से पहले की हैं। बिकॉज वी हैव कवर्ड दिस मच सिलेबस इन क्लास बिफोर लॉकडाउन, तो इससे आपको वो चीजें रिवाइज करने में हेल्प हो जाएगी। आप उनको दोबारा से एक बार रिवाइज कर पाएंगे। जो लोग पहली बार भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यह उनके लिए भी एक क्विक रिवीजन के तौर पर हेल्प करेगी वीडियो। और आगे के इतिहास को जानने में, जो फर्दर हिस्ट्री के जो भी इवेंट्स हैं उनको जानने में यह आपके लिए हेल्पफुल होगी। याद रखिए, इसमें 1857 से पहले तक की महत्वपूर्ण घटनाओं का ही जिक्र किया गया है। आगे की घटनाएं निरंतर आगे आने वाले वीडियो के माध्यम से कवर की जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, उसमें हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया यानी भारत में यूरोपियों का आगमन, लेटर मुगल पीरियड, राइज ऑफ ब्रिटिशर्स एंड डिक्लाइन ऑफ मुगल्स यानी अंग्रेजों का उदय एवं मुगलों का पतन, एंड एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया यानी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पहला टॉपिक था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ये हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से सबसे पहले जो है यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली भारत में आए थे, पोर्तुगीज भारत में आए, और किस प्रकार से इसके बाद और अन्य जो यूरोपीय शक्तियां वो भारत में आई और उन्होंने किस प्रकार से भारत में अपने वर्चस्व को स्थापित किया। ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे, जो इन्हीं को हम आगे देखते हैं। अब देखिए, इस चार्ट में आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से जो यूरोपीय कंपनीज थी वो एक के बाद एक भारत में आई। उनका भारत आने का क्रम जो है वो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए, फिर उनके बाद डच भारत में आए, फिर उनके बाद इंग्लिश यानी अंग्रेज, ब्रिटिश जिनको बोलते हैं, वो भारत में आए, फिर डेन्स और फिर फ्रेंच आए। तो हम जानते हैं कि ये एक के बाद एक कंपनियां भारत में आई और इन्होंने भारत में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की और भारत में इनके बीच में यहाँ पर सत्ता स्थापित करने का वर्चस्व जो है, वर्चस्व की लड़ाई स्टार्ट होती है, लेकिन लेटर फेज में। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पोर्तुगीज, हम सभी जानते हैं कि वास्को डे गामा नामक एक जो पुर्तगाली व्यक्ति है वो मई 1498 में भारत में पहुंचता है कालीकट पे, और वहां पर जो मालाबार कोस्ट में है कालीकट यानी केरला में आज, और वहां पर उसका स्वागत करते हैं वहां के लोकल किंग जयमोरिन, जिनकी पैतृक उपाधि थी, वो उसका स्वागत करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक के बाद एक अन्य यूरोपीय कंपनियां भारत में आना शुरू करती हैं, जिनमें डच भी थे, इंग्लिश भी थे, डेन्स भी थे और फ्रेंच भी थे। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि जो अंग्रेज थे, इंग्लिश थे, वो भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल रहते हैं। तो हम इसी चीज को आगे देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, इस कड़ी में आपको ये टेबल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये टेबल, आप इसको ध्यान से देखें और अगर आपको ये टेबल याद हो जाता है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा इस टेबल में क्या क्या चीजें बताई गई है। देखिए, एक तरफ लिखी गई है कंपनीज। हमने जो कंपनीज की बात की, भाई पुर्तगाली भी आए, डच भी आए, इंग्लिश भी आए, ठीक है, डेन्स भी आए और फ्रेंच भी आए तो स्वीडिश भी थे, लेकिन जो 5 टॉप इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं उनमें आप देखिए ये 5 जो है, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेन्स एंड फ्रेंच। अब इनका आने का क्रम जो है, अराइवल पोर्तुगीज फर्स्ट नंबर पे, हमने पिछले उसमें भी देखा, और डच सेकंड नंबर पे, इंग्लिश थर्ड में, डेन्स फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे फ्रेंच आए। यानी कि ये इनका क्रम है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सीरीज में अरेंज कीजिए आप, जो पहले कौन आया और बाद में कौन आया, तो आपको पता होना चाहिए पुर्तगाली पहले आए और फ्रेंच आखिर में आए, ठीक है ना। आए इनके बाद स्वीडिश भी थे, अगर स्वीडिश नहीं, स्वीडिश ऑप्शन में है तो स्वीडिश लगाइएगा, लेकिन फ्रेंच जो है, वो जो 5 टॉप कंपनीज है उनमें फ्रेंच आए। अब देखिए कि ये कंपनीज स्टैब्लिश कब हुई। अब स्टैब्लिशमेंट की जब बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट से मतलब है इनकी स्थापना कब हुई। अब ये स्थापना, कौन सी स्थापना की बात कर रहे हैं हम, ये कंपनी जब अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज में स्टैब्लिश हुई। यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट की बात ये नहीं हो रही कि इंडिया में कब स्टैब्लिश हुई, इंडिया में इनकी कब फैक्ट्री लगी, जो अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज में स्टैब्लिश हुई। जैसे पोर्तुगीज कंपनी जो थी वो 1498 में अपने कंट्री में स्टैब्लिश हुई। वैसे डच कंपनी स्टैब्लिश हुई 1602 में, इंग्लिश 1600 में, हम सभी जानते हैं 1600 में, 1599 में एक्चुअली कंपनी स्टैब्लिश हो गई थी, और जिसको 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने चार्टर प्रोवाइड किया था, ठीक है ना, टू ट्रेड इन ईस्ट इंडीज रीजन। उसी प्रकार डेन्स कंपनी जो है 1616 में और फ्रेंच कंपनी 1664 में। अब ये सब कंपनियां भारत आई एक के बाद एक। तो अब हम देखते हैं कि भारत में इन्होंने अपनी पहली साइट कब लगाई। तो पोर्तुगीज कंपनी ने अपनी पहली साइट भारत में लगाई कोचीन में, और वो लगाई 1503 में। आप याद रखिएगा, वास्को डी गामा 1498 में आया था, लेकिन पोर्तुगीज कंपनी ने अपनी पहली साइट लगाई कहां,
कब? 1503 में कोचीन में। उसके बाद डच कंपनी जो आई थी, डचों की जो कंपनी, डच यानी जो हॉलैंड के लोग हैं, ठीक है, नीदरलैंड के लोग हैं, इन्होंने अपनी पहली साइट लगाई थी 1605 में, और इन्होंने लगाई थी मसूलीपट्टनम में, या मछलीपट्टनम भी से बोलते हैं। इसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपनी पहली साइट लगाई सूरत में 1613 में। देखिए अंग्रेजों में हम जानते हैं 1608 में जो है कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वो आया था जहांगीर के दरबार में, और उसने वहां पे परमिशन मांगी थी कि वो अपनी कंपनी स्टैब्लिश करना चाहता है सूरत में, लेकिन क्योंकि वहां पे प्रोटेस्ट होता है, वहां पे जो है पोर्तुगीज कंपनी जो है उनको स्टैब्लिश नहीं करने देती, वहां पे लोकल लोगों को भड़का दिया जाता है, और इन सब कारणों की वजह से जो है अपनी कंपनी को स्टैब्लिश नहीं कर पाते 1608-09 में। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि 1611 में उन्होंने अपनी एक टेम्पररी साइट स्टैब्लिश की थी, कहां पे? मसूलीपट्टनम में। हालांकि वो एक वेयर हाउस जैसा था, वो कोई इंपॉर्टेंट साइट नहीं थी, वो टेम्पररी साइट थी। फर्दर उसको क्या उन्होंने जो है अपना परमानेंट साइट में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन 1613 में अंग्रेज जो थे अपनी कंपनी को, अपनी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल रहे थे, कहां पे? सूरत में। तो याद रखिएगा 1613 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डेन्स जो है 1620 में ट्रैंकोबर में इन्होंने अपनी जो है फैक्ट्री स्टैब्लिश की, और अंत में हम देख रहे हैं फ्रेंच जो है 1668 में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं सूरत में। अब इन पांचों कंपनीज में भी आप देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंग्लिश, क्योंकि हम जानते हैं फर्दर जो है इंग्लिश इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो भारत में एक लंबा शासन चलाते हैं। लेकिन इंग्लिश को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम थी, मतलब जो सबसे ज्यादा कंपटीशन मिल रहा था, वो मिल रहा था अल्टीमेटली हम देखते हैं फ्रेंच से, फ्रांसीसियों से। और पोर्तुगीज जो थे इनको भी जो है किसी तरह कंट्रोल किया डचों ने, और हम जानते हैं डच और इंग्लिश के बीच में बैटल ऑफ बेदरा हुआ, और इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश हुआ। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि इंग्लिश सक्सेसफुल होते हैं भारत में अपनी प्रभुसत्ता, अपने शासन को स्थापित करने में। अब इसके बाद कुछ की पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ये चीजें आपको पता होंगी तो आपको अपने आप हिस्ट्री जो है समझ में आती जाएगी, एक के बाद इवेंट्स जो होते जा रहे हैं। देखिए 1707 में हम सभी जानते हैं कि औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और इसके बाद हिस्ट्री जो है एक बहुत बड़ा टर्न लेती है। औरंगजेब की डेथ के बाद की जो पूरी हिस्ट्री है, जो मुगल एम्पायर है, वो धीरे धीरे कोलैप्स होना स्टार्ट होता है। देखिए औरंगजेब की डेथ 1707 में होती है। मुगल पीरियड जो हमारा स्टार्ट होता है, मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ था 1526 में विद बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट। पानीपत की पहली बैटल में बाबर जैसे ही युद्ध जीत जाता है, और वो लोधी वंश के अंतिम शासक को उस युद्ध में हरा देता है। उसके बाद भारत में जो है स्टार्ट हो जाता है मुगल एम्पायर, और बाबर से लेके बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। इन 6 जो रूलर्स थे, ये जो 6 रूलर्स थे, इनके टाइम पे जो है मुगल एम्पायर बहुत ज्यादा, मतलब इसका रीजन जो है बहुत वास्ट हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ये रहता है। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 जो मुगल एम्पायर अब धीरे धीरे कोलैप्स होने स्टार्ट होता है। वैसे आप जानते हैं 1707 से फर्दर 1857 तक, जब तक कि लास्ट मुगल एम्परर आप सभी जानते हैं बहादुर शाह जफर, इनको निर्वासित नहीं कर दिया जाता, तब तक ये मुगल एम्पायर चलता है, कैसे जैसे तैसे भी चलता है। लेकिन हम जानते हैं कि 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद एक टर्न आउट होता है, एक बहुत बड़ा इसमें चेंज आता है। और औरंगजेब जब की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके जो 3 बेटे होते हैं, आजम, मुअज्जम और कामबख्श, इनमें मुअज्जम जो है वो अपने दोनों भाइयों के साथ जो उत्तराधिकार का युद्ध था, यानी वॉर ऑफ सक्सेशन है, उसमें सक्सेसफुल रहता है, और वह मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है, जिसको हम बोलते हैं बहादुर शाह फर्स्ट। इसी को हम शाह आलम फर्स्ट भी बोलते हैं, और इसको शाह बेखबर की उपाधि से भी है, इसको शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है, मैंने क्लास में आपको ऑलरेडी बताया था। ये अगला बादशाह बनता है, और 1712 तक ये रूल करता है। अब धीरे धीरे इसके बाद बहुत सारे बादशाह आते हैं। हम जानते हैं कि बहादुर शाह के बाद जहादार शाह, फरूख शेर, और बहादुर वो मोहम्मद शाह रंगीला, और इस प्रकार से बहुत सारे जो है अगले अगले रूलर्स आते हैं। लेकिन ये जितने भी रूलर हैं ये इस तरह के कैपेबल नहीं होते जैसे कि इनके जो पूर्वज थे। तो धीरे धीरे मुगल एम्पायर जो है वो टूटना, यानी कि वो एम्पायर जो है बिखरना, उसमें जो है डिट्योरेशन स्टार्ट हो जाती है। अब दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट कारण था इसका कि क्यों इस प्रकार से मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था, तो हम देखते हैं कि मुगलों के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। सबसे बड़ी बात तो यही थी कि जो एक्सटर्नल अटैक्स हो रहे हैं, एक्सटर्नल अटैक यानी आप जानते हैं नादिर शाह का भी आक्रमण हुआ। बाद में हम देखते हैं कि
अहमद शाह अब्दाली भी भारत पे अटैक करता है। तो ये जो दोनों अटैक हुए, और इसके अलावा भी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत सारे जो रीजनल स्टेट्स ये एमर्ज कर रही थी, क्योंकि जो मुगल एम्पायर था, जो सेंट्रल पावर थी, वो बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। जो लेटर मुगल पीरियड के रूलर्स हैं, दे वर वीक, दे वर नॉट कैपेबल, एंड दैट इज वाई हम यहाँ पे देखते हैं कि जो रीजनल स्टेट्स है वो एमर्ज कर रही हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स एमर्ज कर रही हैं, मुगल एम्पायर अपने आप में बिखरता जा रहा है, बहुत लिमिटेड रीजन तक मुगल एम्पायर रह जाता है दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। और क्योंकि जो एक्सटर्नल अटैक्स हो रहे थे इंडिया में, इससे भी एक थ्रेट और एक जो आप समझ सकते हैं कि एक अजीब सी स्थिति उस वक्त के भारत में पैदा हो गई थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जिस प्रकार से मुगल एम्पायर कमजोर होता जा रहा है, तो जो क्षेत्रीय ताकतें हैं, रीजनल स्टेट्स हैं, वो एमर्ज हो रही हैं। जैसे हमने देखा अवध और बंगाल, आप जानते हैं बंगाल मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में एक इंडिपेंडेंट मतलब स्टेट बन के एमर्ज होता है। इसी प्रकार हैदराबाद, यहीं पर हम देखते हैं कि कुछ जो है रेबल स्टेट, जो कि मतलब विद्रोह करके स्टेट निकले, जैसे मराठा तो हम देखते हैं औरंगजेब के समय से ही शिवाजी महाराज का जो है काफी मतलब उनका प्रभुत्व रहता है। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जैसे जैसे मुगल एम्पायर कमजोर होता जाता है, तो मराठा एक बहुत बड़ी पावर बन के एमर्ज करती है। इनफैक्ट हम देखते हैं मराठा अगर 1761 में बैटल ऑफ पानीपत थर्ड में सक्सेसफुल हो जाते, तो हिस्ट्री कुछ और होती। लेकिन मराठा, सिख, जाट, ये सभी जो है नई नई ताकतों के तौर पर उभर रहे थे, और ये भी एक कारण था कि अब मुगल एम्पायर बहुत सीमित क्षेत्र तक ही सीमित हो गया। इसके अलावा कुछ इकोनॉमिक कारण भी रहे, और कुछ सामाजिक कारण और आर्थिक नीतियां भी रही हैं। अब मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में ये 3 इवेंट्स, जो 3 ये घटनाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब इन तीनों में हुआ क्या? बैटल ऑफ प्लासी हम सभी जानते हैं, 1757 में जो तत्कालीन बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, जो कि 1756 में ही नवाब बने थे, सिराजुद्दौला का ये युद्ध होता है अंग्रेजी सेना के साथ, जिस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। अब इस युद्ध में होता क्या है? इस युद्ध में आप सभी जानते हैं कि सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे, प्रधान सेनापति थे, और सिराजुद्दौला के जो परिवार के लोग थे, जो अन्य जो सदस्य थे, उन्होंने षड्यंत्र किया था सिराजुद्दौला के खिलाफ ही, और वो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, जिस कारण सिराजुद्दौला की इस युद्ध में जो है पराजय होती है, और एक प्रकार से अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है बंगाल के ऊपर। और इसके बाद वो अपने मनमाफिक कठपुतली नवाब मीर जाफर, जो कि सेनापति था सिराजुद्दौला का, और जो उनके साथ जो है धोखा करता है, मीर जाफर को जो है गद्दी पर बिठा दिया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अंग्रेजों का यहाँ पर नियंत्रण स्थापित हो गया, और अब कंपनी के जो है जमींदारी राइट्स इंक्रीज हुए, और एक तरीके से इनडायरेक्टली हम देख सकते हैं कि कंपनी नवाब के माध्यम से पूरे डिसीजन जो भी है, डिसीजन मेकिंग, उसमें पूरी तरह से अपना कंट्रोल उसने स्थापित कर लिया। और फिर इसके बाद हम देखते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस युद्ध में जो है 3 अलग अलग बादशाह, 3 अलग अलग जो रूलर थे, वो मिलके युद्ध लड़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि बक्सर के युद्ध में बंगाल का जो नवाब था, अवध का नवाब और मुगल बादशाह, बंगाल के नवाब उस वक्त थे मीर कासिम, और अवध के नवाब थे सुजा उद्दौला। याद रखिएगा, सुजा उद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे जिनकी पहले ही डेथ हो गई। अवध के नवाब सुजा उद्दौला, और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, ये तीनों मिलके मतलब संयुक्त रूप से ये युद्ध लड़ते हैं अंग्रेजी सेना के खिलाफ। लेकिन दुर्भाग्य से ये तीनों इस युद्ध को हार जाते हैं, और इस युद्ध को हारने के बाद ही आप सोच सकते हैं कि पहले तो सिर्फ प्लासी के युद्ध में बंगाल पर ही नियंत्रण हुआ था। अब एक प्रकार से आप सोचिए, जब 3 बादशाह मिलकर अंग्रेजों से हार जाते हैं, तो इस युद्ध से बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है। और वास्तव में बक्सर के युद्ध में विजय के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से जो है ब्रिटिश प्रभुसत्ता, अंग्रेजी प्रभुसत्ता स्थापित हो जाती है, और इस युद्ध का ही परिणाम रहता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने की थी मुगल एम्परर और अवध के नवाब के साथ। वास्तव में 2 अलग अलग संधियां थी, जो एक 12 अगस्त को साइन हुई और एक 16 अगस्त को साइन हुई। और इन दोनों संधियों के माध्यम से हम देखते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज जो हैं, एक बहुत अच्छी यहाँ पर जो है वो डील होती है, मतलब अंग्रेजों के फेवर में डील होती है। और इस डील में क्या होता है कि जो मुगल बादशाह था, यानी कि शाह आलम सेकंड, उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स अब कंपनी को दे दिए। एक फरमान जारी करता है, और वो दीवानी राइट्स वो जो है कंपनी को दे देता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसके साथ ही मुगल बादशाह अब मात्र पेंशनर बन के रह गया, यानी कि मुगल बादशाह अब अंग्रेजों का पेंशनर बन के रह गया, जिसको लगभग 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने दिया जाने का वादा किया।
और अब आप खुद सोच सकते हैं कि मुगल बादशाह जिसके की मतलब पूर्वज एक तरीके से आप देखिए पूरी हिस्ट्री चली आ रही थी, इतने पावरफुल वो हुआ करते थे, अब मात्र वो अंग्रेजों के क्या रह गए, एक प्रकार से पेंशनर बनकर ही रह। वहीं दूसरी ओर जो संधि हुई शुजा-उद-दौला के साथ, जो कि अवध का नवाब था, उसके क्षेत्र का जो कड़ा एक क्षेत्र पड़ता था, उसके राज्य का जो कड़ा क्षेत्र था और इलाहाबाद था, इसको छोड़कर उसका राज्य उसको वापस दे दिया गया और इसके बदले में कंपनी ने 50 लाख रुपए लिए और साथ ही साथ चुनार का दुर्ग, चुनार का जो एक फोर्ट था वो भी जो है कंपनी ने प्राप्त कर लिया और साथ ही साथ कंपनी ने अवध में, अवध जो कि टेरिटरी थी उसकी, जो उसका रीजन था, उसकी स्टेट थी, वहां पर कर मुक्त व्यापार यानी टैक्स फ्री ट्रेड करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये दोनों ये जो युद्ध हुए और फाइनली जो बक्सर का युद्ध हुआ, इस युद्ध से कंपनी की प्रभुसत्ता में बहुत बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। अब ये टाइमलाइन देखिए, अगर आप ये टाइमलाइन समझ जाते हैं तो आपको जो है इवेंट्स को, क्योंकि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स एंड इवेंट्स, तो आपको वो डेट और वो ईयर याद करने में इजी होगा। आप देखिए 1757, अभी हम बात कर रहे थे 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। 1757 से आप देखिए अगर 50 साल पहले चले, मैंने आपको बताया था कि 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की डेथ होती है। अब देखिए 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है और 50 साल बाद 1757 में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, यानी 50 सालों में ही आप देखिए जो औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुगल एम्पायर था वो बहुत ज्यादा वीक हो गया और आफ्टर 50 इयर्स ऑफ द आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ, एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध, जिसमें एक प्रकार से बंगाल के क्षेत्र में अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित हो जाती है। उसके बाद आप देखिए 1757 में जैसे ही प्लासी का युद्ध होता है, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है जो हमने पीछे देखा। इसके बाद से अंग्रेज भारत में एक प्रकार से बड़े क्षेत्र में जो है उनका नियंत्रण स्थापित होता है और हम कुल मिलाकर अगर बोले 1757 से 1857, ये 100 इयर्स का टाइम पीरियड हो रहा है। और आप देखिए इन 100 सालों में अंग्रेजों ने जो भी पॉलिसीज लाए, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, चाहे वो सोशल पॉलिसीज हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, वो जो भी चीजें उन्होंने यहाँ पे इंडिया में इंट्रोड्यूस की, उसका क्या इंपैक्ट रहा, क्या उसका रिजल्ट रहा कि 100 साल बाद 1857 में हम सभी जानते हैं देयर वाज अ ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस प्रकार से देखिए आप चीजों को लिंक करना सीखिए। 1757 में हमें सभी पता है इस वर्ष क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। इससे 50 साल पहले 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई। औरंगजेब की डेथ के 50 साल बाद 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध और 1757 में अगर हम 100 साल जोड़ दें 1857, यानी इन 100 वर्षों के बाद होता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे हम बोलते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और 1857 में अगर आप 90 साल जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 1947, 1947, जब भारत स्वतंत्र हो जाता है। तो एक प्रकार से हम बोलते हैं कि 1757 से लेके 1947 तक ये लगभग 190 साल का, ये 190 पीरियड्स का टाइम पीरियड हो रहा है। अब जनरली हम बोलते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री को हम कितना पढ़ते हैं, 200 इयर्स के अराउंड, तो ये वही टाइम पीरियड है 1757 से लेके 1947 तक, जो ब्रिटिश शासन रहा, जो ब्रिटिश रूल रहा, उसी को हम इसमें स्टडी करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है 1707, 1757 एंड 1857। अभी देखिए आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर एंड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल में किस प्रकार से हावी हो गई, मतलब पूरी तरीके से बंगाल उनके कंट्रोल में आ गया और वहां पे जो नवाब थे वो पपेट नवाब रहे। अब जिस प्रकार से कंपनी के हाथ में पूरे बंगाल का रिवेन्यू और ये सारी चीजें जब हाथ में लगी, तो कंपनी के जितने भी यहाँ पे वर्कर्स थे, जितने भी इंप्लॉयज थे, वो सब बहुत बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि ट्रेड जो प्रैक्टिसेस थी वो इल ट्रेड प्रैक्टिसेस में और बहुत ज्यादा करप्शन में लिप्त हो गए, यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर पर बढ़ गया। एंड आफ्टर दैट हम देखते हैं कि एज अ कंसिक्वेंस ऑफ दैट इन 1773, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की दिशा में, इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फर्दर हम देखते हैं 1784 का एक्ट आया, फिर 1793 से लेके 1853 तक ये चार जो है चार्टर एक्ट 20-20 साल के अंतराल में आते गए। ये हर एक्ट जो है, हर नया एक्ट जो है कंपनी की जो पावर था उसको कमजोर करता जा रहा था, यानी कंपनी को कमजोर करता जा रहा था और धीरे धीरे जो ब्रिटिश क्राउन है वो प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे भारत में अपना शासन स्थापित कर रहा था। और आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, इन 1858 हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो पूरा
कंट्रोल है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी साइट्स थे और जितना भी कंट्रोल था वो सीधा सारी पावर किसके हाथ में चली जाती है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली जाती है। इसके अलावा हमने देखा था कि कुछ पॉलिसीज रही हैं इस दौरान, जो हमारे यहाँ पर जो गवर्नर जनरल रहे हैं उनकी पॉलिसीज रही हैं। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंसिंग यानी घेरे की नीति, ये एक पॉलिसी थी। ये सारी पॉलिसीज जो है इस प्रकार, ये इस तरह की पॉलिसीज है जिससे इन्होंने भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। किस प्रकार से भारत के अलग अलग राज्यों को इन्होंने अपने अधीन किया, ये सारी पॉलिसीज वही है। उसी प्रकार लॉर्ड वेलेस्ली ने डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडी अलायंस, बहुत फेमस एक ये पॉलिसी है, और सब्सिडी अलायंस यानी सहायक संधि का सिद्धांत जो इन्होंने दिया था। और लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यवगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक जो है नीति है। तो ये तीनों नीतियां और इस प्रकार से अन्य प्रकार की भी जो इनकी पॉलिसीज रही हैं, उन्होंने भारत में जो है इस प्रकार से एक असंतोष पैदा कर दिया कि एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम देखते हैं कि 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट होता है। फर्दर हम उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो यहाँ पर इसको रोकते हैं। तो लास्ट में यही कहूंगा कि वीडियो को पूरा देखिए और इवेंट्स को लिंक करके पढ़िए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।